Welcome you all in lecture 3 of boiling and condensation, and today we will discuss about some numericals of condensation, because boiling is a purely theoretical portion, and the questions are related to the correlations. So correlations आपको questions में दी जाएंगी. Boiling का पूरा जो question है वो generally theoretical question आता है, इसमें boiling regime is very important. बट इन कंडेंसेशन एक तो मैंने जो प्रूफ आपको कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरे न्यूमेरिकल्स, और देखिए इनके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएंगे. से फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्रॉब्लम 1. ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 2.54 बार क्लियर कंडेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्टिकल ट्यूब. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से जरूर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लीजिए. सो हियर इट इज क्लियरली मेंशन इट इज अ वर्टिकल ट्यूब ऑफ हाइट 1 मीटर. क्लियर, ऑफ हाइट 1 मीटर. The tube surface temperature is kept at 117 degree centigrade. Estimate the thickness of condensate film and local convective heat transfer coefficient at a distance of 0.2 meter from the upper end of the tube. The properties of water at film temperature is rho L 943 kilogram per meter cube, mu L 237 into 10 to the power minus 6 kilogram per second, and Kf is equal to 0.686 watt per meter Kelvin. So these are the property of that condensate at average temperature, या हम कह सकते हैं कि फिल्म टेम्परेचर पर ये वैल्यू दी हुई है. देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा. सबसे पहली चीज कि आपका जो शेप है वो है वर्टिकल ट्यूब का शेप है. ये वर्टिकल ट्यूब मैंने यहाँ पर बनाया, ये देखिए ये वर्टिकल ट्यूब का शेप है, और इस वर्टिकल ट्यूब के शेप में आप देखिए दिस इज द हाइट ऑफ दैट ट्यूब, एंड एट अ एक्स डिस्टेंस हमको डेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो सबसे पहली चीज कि आपको ये जो प्रेशर दिया है इसका क्या है पर्पस, और देखिए ये स्टीम कौन सी है, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम. ये इंपॉर्टेंट है कि वेपर किस तरह की है. जनरली आपको स्टीम के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी यहाँ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टीम टेबल की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी. इज दैट क्लियर? तो स्टीम टेबल की रिक्वायरमेंट आपको होगी, क्वेश्चन जब भी होगा तब आपको दी जाएगी. सबसे पहले हम गिवन डेटा नोट करते हैं. जो प्रेशर है स्टीम का वो 2.54 है, हाइट जो दी है, सरफेस टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो दिया है, और डिस्टेंस दी है. अब हम स्टीम टेबल पर जाते हैं और ड्राई सैचुरेटेड स्टीम के लिए 2.54 बार पर उसका सैचुरेशन टेम्परेचर देखेंगे. सैचुरेशन टेम्परेचर ये स्टीम टेबल से आया 126.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और वहीं से लैटेंट हीट यानी HFG की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे. दिस इज द एट अ 2.54 बार, दिस वैल्यू इज 2185.5 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम केल्विन. क्लियर. अब इसके बाद अब देखिए अगर आपको याद हो या मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है उसका फार्मूला डेल एक्स वर्टिकल केस में दिस इज 4KL Tsat माइनस TS म्यू एल एक्स अपॉन रो एल इन ब्रैकेट रो एल माइनस रो वी जी इंटू HFG. क्लियर. तो आप देखिए कि यहाँ पर आप रो एल की वैल्यू दी हुई है, म्यू एल की वैल्यू दी है, और KL की वैल्यू दी हुई है. दूसरा सैचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू दी है और HFG की वैल्यू दी है. आपको क्या वैल्यू नहीं पता है, रो वी. एक चीज ये रखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन में रो वी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं. क्यों, मैं रीजन बताता हूँ, आप करके भी देख सकते हैं. आप स्टीम टेबल पर, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम टेबल पर जाइए, वहां पर 2.54 बार पर जो आपका रो का वैल्यू है वहां पर आप देखिएगा डेंसिटी की वैल्यू आपको दी होगी रोजी करके. क्लियर. यही जो रोजी दिया है दिस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू रो वी. क्लियर. तो अगर आप रोजी की वैल्यू 2.54 पर देखेंगे और इसको कंपेयर करेंगे रोएल की वैल्यू से, तो आप देखेंगे वो वैल्यू जनरली 0.00245 समथिंग कुछ ऐसा दिया होगा, विच इज वेरी नेग्लिजिबल क्वांटिटी एज कंपेयर टू द लिक्विड डेंसिटी. तो आप चाहें तो क्वेश्चन में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, या अगर आप नहीं नेग्लेक्ट करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर स्टीम टेबल पर जाके, ये ध्यान रखिएगा कि आपका वेपर अगर स्टीम है तभी आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में देना चाहिए. जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसको मैंने जो सॉल्व किया है मैंने नेग्लेक्ट करके सॉल्व किया, लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें रोवी की वैल्यू जो आपको स्टीम टेबल से 2.54 बार के अगेंस्ट में दिख रही है वो आप नोट करेंगे, वो रोवी की वैल्यू हो जाएगी. मैंने इस क्वेश्चन, वॉइस क्लियर नहीं है, आप मैसेज लिखिए.
ओके, सो आप देखिए यहाँ पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है डेल एक्स, जिसको मैंने लास्ट क्लास में प्रूफ किया था, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ये लिखूंगा दैट इज रो एल इज वेरी मच लेस देन, आई एम सो सॉरी, दिस इज रो वी. Rho v is very much less than as compared to rho L, so we can neglect rho v. Clear? Rho v को अगर मैं नेग्लेक्ट कर देता हूं तो रो एल की केवल वैल्यू मैं यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ. सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए आप. रो वी की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, सारी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की. ये जो डेल एक्स आ रहा है, दिस वैल्यू इज 0.0902 mm. क्लियर? जनरली डेल एक्स की जो वैल्यू लिखी जाती है, यानी बाउंड्री लेयर थिकनेस की जो वैल्यू लिखी जाती है, वो mm में लिखी जाती है. दूसरा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, वो भी लोकल वैल्यू कंसीडर करना है. तो लोकल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट भी मैंने आपको प्रूफ कराया था. रो एल माइनस रो वी जी एच एफ जी के एल क्यूब अपॉन 4 म्यू एल के एक्स टी सैट माइनस टी एस. यहाँ पर भी आप रो वी की वैल्यू को निगलेक्ट कर दीजिए, मैंने लिखा हुआ. लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अगर निगलेक्ट कर रहे हैं तो आपको लिखना होगा कि वी आर नेग्लेक्टिंग दिस थिंग. सो दिस एच एक्स वैल्यू इज 7604.17 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. क्लियर? तो आसान है इसके क्वेश्चंस करना. बस केवल आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैसे इसमें एक तो आपको फार्मूले याद रखने हैं और किस तरह से रोवी की वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है. इस क्वेश्चन में मुझे ये आपको बताना था कि रोवी की वैल्यू कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं और रोवी की वैल्यू नेग्लेक्ट करके भी कर सकते हैं. दोनों ही केसेस में आंसर में डिफरेंस आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, बट दोनों सोल्यूशन सही होंगे जब आप ये नोट कर देंगे कि आप रोवी की नेग्लेक्ट कर रहे हैं वैल्यू या कंसीडर कर रहे हैं. अब मैं प्रॉब्लम 2 कंसीडर करता हूँ. अब इस प्रॉब्लम में अगर आप देखें, अब मैंने देखिए हॉरिजेंटल ट्यूब लिया है. मैं आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ. प्रॉब्लम 2, अ हॉरिजेंटल ट्यूब 50 mm in diameter with a surface temperature of 34 डिग्री सेंटीग्रेड is exposed to steam. यानी यहाँ पर भी जो वेपर है वो स्टीम है, यानी क्वेश्चन को स्टीम टेबल से सॉल्व कर सकते हैं. At point 2 bar, estimate the condensate rate and heat transfer rate per unit length of the tube. Assume density of the vapor negligible as compared to the condensate density. Clear? Negligible as compared to the condensate density and properties of condensate of a film temperature. रो एल की वैल्यू दी हुई है 989.1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. म्यू एल की वैल्यू दी है 577 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड एंड के एफ वैल्यू इज 0.64 वाट पर मीटर केल्विन. क्लियर? तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में जनरली दी रहती है. अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की, कैसे इसका सॉल्व किया जाएगा. तो सबसे पहली चीज़, एक तो ये हॉरिजेंटल ट्यूब है. क्लियर? तो हॉरिजेंटल ट्यूब है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अब जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो हॉरिजेंटल का अप्लाई होगा. ध्यान रखिएगा, ये हॉरिजेंटल ट्यूब है, इसका डायामीटर दिया है. अच्छा, स्टीम टेबल का प्रेशर दिया है, तो आप स्टीम टेबल से इसके सैचुरेशन टेम्परेचर और इसकी HFG की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. और चाहे तो आप यहाँ पर रो जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड दिस रो जी वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू द रो वी वैल्यू. क्लियर? स्टीम टेबल से रो जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो रो वी वैल्यू के बराबर ही आएगी. अब हीट ट्रांसफर रेट फॉर हॉरिजेंटल ट्यूब गिवन बाय. क्लियर? हॉरिजेंटल ट्यूब के लिए जो एवरेज वैल्यू है एच बार, दिस वन इज 0.725. बाकी की चीज़ सेम रहती है, एल की जगह डी आ जाता है. रो एल माइनस रो वी, दिस ये सारी चीज़ें हैं. यहाँ पर भी हमने इस क्वेश्चन को करने के लिए रो वी को नेग्लेक्ट कर दिया. रो वी टेंडिंग टूवर्ड्स 0. अगर वैल्यू कंपेयर करके देख लें तो रो वी टेंड्स टू 0, यानी आपको यहाँ पर लिखना होगा कि डेंसिटी ऑफ वेपर इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड. और आप सारी वैल्यूज़ अगर पुट करेंगे तो आपको जो एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 6837.01 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन. तो ये चीज़ आप यहाँ पर कर लेंगे. सैचुरेशन टेम्परेचर मैंने आपको बताया कैसे कैलकुलेट करना है, HFG की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, स्टीम टेबल. अब यहाँ पर रेट ऑफ कंडेंसेट कैलकुलेट करना है, तो सिंपल, आपको ये बहुत आसानी से पता है कि Q इज इक्वल टू दैट इज द रेट ऑफ कंडेंसेट मल्टीप्लाइड बाई इट्स लैटेंट हीट HFG. क्लियर? ये वैल्यू आपको पता है. एंड Q इज इक्वल टू, यू कैन राइट दिस थिंग इज इक्विवेलेंट टू, दिस इज H multiplied by surface area multiplied by this one is the saturation temperature Tsat minus this one is Ts surface temperature. Is that clear? तो यहाँ से आप देखिए कि आपने एक तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है. सरफेस एरिया पर मीटर लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, तो पाई dl है तो L की वैल्यू 1 हो गई. और ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको रेट ऑफ कंडेंसेट मिल जाएगा.
और रेट ऑफ कंडेंसेट जिस चीज़ में आपसे कहे कैलकुलेट करने के लिए उसे कैलकुलेट कर दीजिए। दिस इज़ 0.0118 किलोग्राम पर सेकेंड, या आप इसको पर आवर में कैलकुलेट करेंगे तो 42.63 किलोग्राम पर आवर। क्लियर? तो आसान है इसके क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में देखिए, a steam condenser, that means again a vapor is a steam. A steam condenser consists of 16 tube arranged in 4x4 array. Clear? Array क्या होता है इस क्वेश्चन में आप समझिए। 16 tube arranged in 4x4 array. The tubes are 25 mm in diameter and 1.2 meter long. Water flows through the tube at 65 degrees centigrade, while steam condenses at 75 degrees centigrade over the tube surface. Find the rate of condensate if the first part tube are horizontal, second part tube are vertical. Take latent heat of vaporization as 2300 kilojoule per kilogram. Now एक चीज़ ये है कि अब latent heat of vaporization इसमें दे दिया गया है, तो अब आप इसको स्टीम टेबल से मत निकालिएगा, थोड़ी बहुत वैल्यू डिफर होगी लेकिन स्टीम टेबल की वैल्यू अब नहीं यूज़ की जाएगी। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड। Royal value is 977.8 kilogram per meter cube. KL value is 0.668 watt per meter Kelvin. Specific heat 4.187 kilojoule per kilogram Kelvin. And this is the kinematic viscosity 6.415 into 10 to the power minus 6 meter square per second. And beta value is 5.7 into 10 to the power minus 3. Beta value याद होगा आपको, जो मैंने आपको नेचुरल कन्वेक्शन में बताया था। तो ये आपको केवल बीटा की वैल्यू कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका यूज नहीं है कहीं पर। एरे का क्या कॉन्सेप्ट होता है देखिए, 16 ट्यूब्स अरेंज्ड इन एरे। एरे का मतलब ये होता है कि सपोज मैं अगर इस तरह से स्क्वायर एरे लेता हूँ 1 2 3 4, क्लियर, और इसके नीचे 1 2 3 4, फिर इसके नीचे मैं 1 2 3 4, और फिर इसके नीचे दिस इज 4, दिस वन, सो दिस वन। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ एनी कंडेंसर, कंडेंसर में आप ये सेक्शन देखेंगे तो आप ये देखें, जैसे आपने मैट्रिक्स देखी होगी उसी तरह से 4x4 एरे का मतलब ये है कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसमें हॉरिजेंटल में 4 ट्यूब है और वर्टिकल में 4 ट्यूब है, और पूरे टोटल ट्यूब्स काउंट करेंगे तो दीज आर द 16 ट्यूब्स। क्लियर? तो अगर आप हॉरिजेंटल वाइज देखेंगे तो कितने हैं हॉरिजेंटल में, एक पास में 1 2 3 4, और एक अगर आप इसमें वर्टिकल में देखेंगे तो इसमें कितने 1 2 3 4। अब देखिए इसका कैसे यूज़ किया जा रहा है। गिवन डेटा, टोटल नंबर ऑफ ट्यूब 16, अरेंज एरे इन 4x4, 4 ट्यूब इन हॉरिजेंटल एंड 4 ट्यूब इन वर्टिकल, सो फॉर 1 लाइनर जिसको हम लोग फायर बोलते हैं। क्लियर? सॉरी, दिस इज अ टायर, नॉट फायर, दिस इज अ टायर। 1 tire, 2 tire, 3 tire, 4 tire. This is a 4 tire condenser. Clear? Consider number of tube is 4. Clear? पर टायर में अगर कंसीडर करो, पर टायर इसमें देखोगे तो 4 ट्यूब है। तो डायमीटर ऑफ द पाइप इज 0.025, लेंथ दी हुई है, सेचुरेशन टेम्परेचर आपको दिया है 75 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द स्टीम कंडेंसेस 75 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिया हुआ है। सरफेस टेम्परेचर 65 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। तो सबसे पहले मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं। तो टोटल सरफेस एरिया नंबर ऑफ ट्यूब इन एरे, क्लियर, पूरे एक सरफेस का निकालिए मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वही चीज़ देखिए, मैंने एक सरफेस का निकाला पाई डीएल और मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज 16। क्लियर? 16। अब आप कहेंगे सर ये 4 × 4 तो 64 हो गया। देखिए एक का कितना है, एक का कितना है, दिस वन इज पाई डीएल। क्लियर? तो पाई डीएल 4x4 एरे में अगर आप देखेंगे तो 4 एरे में दिस इज द 16। सो टोटल से आप देखें 16 ट्यूब है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया आपका जो है वो 1.51 मीटर स्क्वायर है, और पर ट्यूब सरफेस एरिया इट इज सिंपल पाई डीएल। पहला पार्ट इसका कैलकुलेट करते हैं व्हेन ट्यूब्स आर हॉरिजेंटल। व्हेन ट्यूब्स आर हॉरिजेंटल कंडीशन द एवरेज कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज गिवन बाय, दिस इज द horizontal case, so this one is 0.725। बाकी रोयल माइनस रो वी जी इतना, तो ये मैंने एजम्पशन लिया है रोयल इज वेरी मच लेस देन रो वी, तो रोयल को निगलेक्ट कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ ट्यूब देखिए, नंबर ऑफ ट्यूब, चूंकि आपने टोटल सरफेस एरिया कंसीडर कर रखा है तो नंबर ऑफ ट्यूब पर टायर आपको देखना है। तो पर टायर नंबर ऑफ ट्यूब कितने हैं
4, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं पर टायर वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो h बार इज इक्वल टू दिस इज 0.725 एंड ऑल दोज थिंग्स सिंपल। आपका d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू हम यहाँ पर 4 रखेंगे, ना कि 16, ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ नॉट अ 16, इट्स अ 4, पर टायर में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो दिस वन इज 8134.29 watt per meter square Kelvin. So actually transfer is simple, that is h bar surface area t sat minus ts। यहाँ पर जो surface area आप कंसीडर कर रहे हैं, this is the total surface area। तो पर टायर आपने कैलकुलेट कर रखा है, तो हर एक टायर में ये 4 4 4 4 ये सारे हैं, तो आप सारा का सारा surface area कंसीडर करेंगे। तो टोटल heat transfer when we are considering a horizontal tubes, so this is the 122.82 kilowatt। is that clear? लेकिन सपोज करो कि इसको वर्टिकल रख दिया जाए, यानी अभी ये ऐसे ऐसे करके रखे गए, अगर आप ये वर्टिकल रख दिया जाए। वर्टिकल कहने का मतलब ये है कि अगर अब इसका ओरिएंटेशन, जैसे ये एक्सिस है, ये मैं इसकी एक्सिस अगर मान रहा हूँ इसकी, तो अब मैं इसकी एक्सिस को ऐसे कर दूँ अगर, क्लियर? तो अब पहले स्टीम जो है ये इस डायरेक्शन में आ रही थी, अभी भी स्टीम इस डायरेक्शन में आएगी, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये ट्यूब के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही थी स्टीम, अब ट्यूब के लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में अगर स्टीम आ रही है, तब के केस में क्या होगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ये कैलकुलेट करते हैं। तो कंडेंसेट, मास ऑफ कंडेंसेट निकाल लीजिए। मास ऑफ कंडेंसेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एच एफ जी। सो दिस इज 122.82 इंटू 10⁻³ निकाला है, एच एफ जी की वैल्यू आपको दी हुई है। तो दिस इज द 0.0534 किलोग्राम पर सेकेंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई पहले पार्ट में। नाउ द सेकेंड पार्ट, इफ ट्यूब, और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि हमने जो हॉरिजॉन्टल में निकाला है वो एक्चुअल वैल्यू निकाली है, ठीक? तो वर्टिकल केस में भी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे। इफ ट्यूब आर वर्टिकल देन एक्चुअल कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज गिवन बाय, तो याद होगा मैकडम करेक्शन हमको यूज करना है। तो मैकडम करेक्शन में 0.943, वर्टिकल में क्या रहता था 0.943, तो उसकी जगह हमने 1.13 लगा, तो ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि हमने किसी एक पर्टिकुलर ट्यूब का कंसीडर किया है। किसी एक ट्यूब का अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज म्यूएल रो एल माइनस रो वी, तो ये चीज़ हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये वैल्यू में सारी वैल्यू पुट करिए, लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं पर n की वैल्यू हमको नहीं रखनी पड़ी। याद होगा आपको जो भी चीज़ मैंने पढ़ाई है, ट्यूब बैंक जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो ट्यूब बैंक मैंने आपको हॉरिजॉन्टल के लिए पढ़ाया था, वर्टिकल के लिए ट्यूब बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ट्यूब बैंक का कॉन्सेप्ट अगर वहाँ पर नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग पर ट्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम लोग पर ट्यूब अगर कैलकुलेट करेंगे, तो एक ट्यूब का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो आया 6811.85 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ये किस केस के लिए है? व्हेन द ट्यूब्स आर वर्टिकल। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर H, सरफेस एरिया Ts एट माइनस Ts। अब जो ये सरफेस एरिया कंसीडर किया, ये सरफेस एरिया मैंने पूरा कंसीडर किया। कितनी ट्यूब है? 16 ट्यूब है, तो 16 मल्टीप्लाइड बाई पाई DL कर दिया हमने यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो ये सरफेस एरिया जो आया, ये इससे कैलकुलेट करके जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आया, दिस इज द 102.85 किलोवाट। इज दैट क्लियर? नाउ and the rate of condensate rate आप calculate करेंगे, तो this value is definitely less because the rate of heat transfer in that case, in a horizontal case, this is the 122.82 and now this is the 102.82, so that definitely the mass of condensate is reduced. So it is reduced because it's a vertical condition, less number of tube contact at that particular time. लेकिन अगर आप horizontal में रखेंगे, horizontal में maximum tubes का contact होता है। सो जो पार्ट बी है उसको आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप मैकडम पहले नहीं लगाते हैं, तो आप आइडियल कंडीशन में 0.943 यूज़ करिए, और उसके बाद मैकडम लगाएंगे तो आपको मैंने कहा था कि इट इज़ इंक्रीज बाई 20%, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 1.2, सो इट इज़ कैलकुलेटेड, सो बोथ आर इक्विवेलेंट। क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड मेथड फॉर सॉल्विंग द सेकेंड ऑप्शन। ओके, so rate of the actual rate of condensate is, this is a H surface area, this is a 103 kilowatt, और आप यहाँ पे rate of condensate calculate कर सकते हैं। Okay, now let us consider the problem number 4. A condenser is to be designed to condensate 1800 kilogram per hour of a dry and saturated steam. Again, vapor is a steam at a pressure of 10 kilopascal. A square array of 400 tube. ध्यान रखिए, इट इज अ स्क्वायर एरे ऑफ 400 ट्यूब। वहां पर क्या था? 16 ट्यूब 4x4 क्रॉस में। क्लियर? तो स्क्वायर में है अगर, तो मैं इसको लिखूंगा n/n इज इक्वल टू
400 ट्यूब, यही तो मतलब हुआ उसका, जैसे 4x4 था। तो a square array of 400 tube, each about 8 mm in diameter, is to be used if the tube surface temperature is to maintain at 24 degrees centigrade. Calculate the heat transfer rate and the second part is the length of each tube assuming single pass. Take properties of condensate at a film temperature. रोयल की वैल्यू दी हुई है 993.95 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, केएल की वैल्यू दी है 62.53 इंटू 10 टू द पावर -2 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड म्यूएल की वैल्यू जो दी हुई है दिस इज 728.15 इंटू 10 टू द पावर -6 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, एंड डेंसिटी ऑफ वेपर इज नॉट नेग्लेजिबल। अभी डेंसिटी ऑफ वेपर को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहली चीज, एक ये कंडेंसर डिजाइन टू बी कंडेंसेट ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ, दिस इज द ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट अ प्रेशर ऑफ 10 किलो पास्कल। अब देखिए इस क्वेश्चन को कहीं पर भी इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि आपको या हॉरिजॉन्टल कंसीडर करके करना है या, लेकिन आपको ये चीज़ बताया गया कि ये 400 ट्यूब्स एरे में है। तो एरे जो है स्क्वायर एरे है, तो दिस इज द n by n एरे, n by n एंड दिस शुड बी इक्वल टू टोटल 400 ये है। तो हमको नंबर ऑफ ट्यूब निकालना है, तो नंबर ऑफ ट्यूब n by n है तो n स्क्वायर इज 400, तो n इज इक्वल टू 20 ट्यूब हॉरिजॉन्टल में होंगी और 20 ट्यूब वर्टिकल कंडीशन में होंगी। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आ गया आपका, लेकिन चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। आपको प्रेशर दिया हुआ है कंडेंसर का एट अ कंडेंसेट 10 किलो पास्कल, तो स्टीम टेबल पर 10 किलो पास्कल पर आप सेचुरेशन टेम्परेचर इसका निकालिए और इसका, हाँ एक चीज़ मैं बार बार आपको शायद सीधे सीधे मैं रोजी कर रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ स्टीम टेबल्स में डेंसिटी की वैल्यू नहीं दी जाती है, आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू दी जाती है, वीजी। ठीक, तो वीजी स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर किलोग्राम, दिस इज द 14.67। तो रोजी कितना हो जाएगा, इट इज द इनवर्स ऑफ, बिकॉज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो दिस इज रोजी इज इक्वल टू 1/14.67। तो ये आपको अगर स्टीम टेबल में डायरेक्टली डेंसिटी नहीं दी है, कई स्टीम टेबल में नहीं दी रहती है, तो आप यहाँ से रोजी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/VG अगर कर देंगे तो दिस वैल्यू इज 0.681 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज अ रोवी। लेकिन कई बुक्स में इसको दे देते हैं, कई स्टीम टेबल में दे देते हैं, और HFG की वैल्यू स्टीम टेबल से आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब सबसे पहले मैं हॉरिजेंटल देखता हूँ, हॉरिजेंटल ट्यूब बैंक को मैं अगर देखता हूँ यहाँ पर, तो हॉरिजेंटल ट्यूब बैंक में h बार इज इक्वल टू 0.725 और n इज इक्वल टू 20 आया है, क्लियर। तो दिस वन इज 20 ट्यूब, क्लियर। दिस इज द टोटल ट्यूब नंबर ऑफ ट्यूब, तो दिस इज ट्यूब पर टायर आपके कितनी ट्यूब है 20, तो आपने ये कैलकुलेट कर लिया, दिस इज द actual convective heat transfer coefficient in case of horizontal. Now heat transfer rate h bar multiplied by surface area multiplied by t sat minus ts. So number of tube, total number of tube, या आप कहें कि n by n, this is 20 multiplied by 20 multiplied by pi dl, जैसे पहले आपने किया है, तो h bar t sat minus ts किया, और l आपको कंसीडर करना है, आपको मास फ्लो रेट शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ कंडेंसेट दिस 0.5 ये दिया हुआ है, मास ऑफ कंडेंसेट क्वेश्चन में दिया है 1800 किलोग्राम पर आया, तो दिस इज द 0.5 एंड HFG वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आप L की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। पर पास लेंथ ऑफ द ट्यूब्स आर 1.09 मीटर, क्लियर। इसी केस को अगर मैं वर्टिकल में आके सॉल्व करूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको वर्टिकल में भी कर सकते हैं। वर्टिकल में ध्यान रखिएगा कि आप एक्चुअल कंसीडर जब कर रहे होंगे तो वहाँ पर 20 लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो नंबर ऑफ ट्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप वर्टिकल कंसीडर कर रहे होंगे उस समय पर जो लेंथ है वो आपकी कुछ अलग आएगी। तो अगला क्वेश्चन ये होता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। ध्यान रखिएगा, जितने भी एरे के प्रॉब्लम होंगे, जितने भी एरेज के प्रॉब्लम होंगे, नंबर ऑफ ट्यूब जिसमें ज़्यादा होंगी, 400 ट्यूब्स है, तो जितने भी याद रखिए स्क्वायर एरे या रेक्टेंगल एरे, जिस तरह की भी एरे के प्रॉब्लम है, उन सारे क्वेश्चंस को आपको हॉरिजेंटल का केस मान के सॉल्व करना है। इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए और लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिए। जहाँ पर भी एरे का प्रॉब्लम आएगा वहाँ पर उसको आप हॉरिजेंटल क्वेश्चन मान के सॉल्व करेंगे, क्लियर। So this is all about the type of question in the boiling and condensation. So hopefully आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको दोबारा देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। Thank you for watching this video.